हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे लाए हैं रिएक्ट का इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से बेसिकली जो रिएक्ट है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। मार्केट में रिएक्ट की डिमांड क्यों ज्यादा है और रिएक्ट क्यों बेनिफिशियल है आपके लिए आगे, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आपको रिएक्ट के बेनिफिट्स पता चल जाए और आपको पता चल जाए कि रिएक्ट वर्क कैसे करता है। इसमें हम रिएक्ट के बारे में समझेंगे, रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये प्रोसेस समझेंगे, और साथ ही साथ कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक अगर आप रहेंगे तो आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। नहीं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि रिएक्ट बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो जो रिएक्ट है वो जावास्क्रिप्ट की क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसका यूज यहाँ पे किया जाता है। लाइब्रेरी इन द सेंस आप ऐसा समझ सकते हैं कि काफी सारी चीजें जेएस में आपको स्क्रैच से बनानी पड़ती है वो रिएक्ट में आपको इनबिल्ड मिलती है, ताकि आप उन्हें यूज करके और अपना एक खुद का जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो रिएक्ट जो होता है बेसिकली काफी ज्यादा हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि ये जो होता है वन पेज एप्लीकेशन क्रिएट करता है। वन पेज इन द सेंस कि आपको दूसरा कोई पेज चेंज नहीं होता, यहाँ पे उसी पेज में जो है डेटा चेंज होता रहता है, स्विच होता रहता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा एक दो वेबसाइट्स का, तो उनमें क्या होगा, डेटा को पेजेस नहीं बनाए जाते, वहां पे एक ही पेज में जो है आपका डेटा चेंज होता रहता है। तो रिएक्ट बेसिकली काफी ज्यादा फास्ट लोड करता है आपकी वेबसाइट को। जैसे अगर आप देखते हैं यूट्यूब जैसी वेबसाइट या आप अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, वेबसाइट में पूरा पेज रिलोड नहीं होता, सिर्फ जो चीज आपने क्लिक करी पर्टिकुलर वही चीज चेंज होती है। मैं आपको दिखाता हूं, तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे और वहां पे हम देखते हैं। सो बेसिकली अगर आप ये वाली वेबसाइट देखेंगे forever.by.in, तो ये एक बेसिकली यहाँ पे बनी हुई है रिएक्ट में। अब मैं यहाँ पे कलेक्शन के पेज पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं कलेक्शन के पेज पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे पेज रिलोड नहीं होगा आपका, ओनली यहाँ पे जो नीचे है वो डेटा चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं डेटा ये पूरा इतना चेंज हुआ है। तो रिएक्ट ने कितनी जल्दी ये पेज जो है यहाँ पे लोड कर दिया। अगर ये नॉर्मल HTML CSS से बना होता या JS से बना होता तो ये थोड़ा टाइम लेता लोड होने में, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स है वो भी इमेजेस हैं। तो ये रिएक्ट जो होता है बेसिकली बिना पेज रिलोड करे ही आपका जो डेटा है उसको शो करा देता है, इसलिए इसे जो है वन पेज एप्लीकेशन बोला जाता है। ऐसे अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वापस से पेज रिलोड नहीं हुआ, यहीं पे ही इन्होंने क्या करा, कंटेंट चेंज कर दिया। तो इस तरीके से जो है रिएक्ट वर्क करता है। ऐसे ही अगर आप YouTube पे भी देखेंगे, अगर आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डेटा है वो चेंज होता है। तो इस तरीके से अब देखिए, रिएक्ट को करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, HTML CSS JS की नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे JS को आप बेसिक भी आता है तो भी आप समझ जाएंगे, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए JS की वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। और जावास्क्रिप्ट में आपको कुछ टॉपिक्स ES6 के यानी ECMAScript 6 के आना जरूरी है। लाइक जैसे आपका रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, आपका स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होता है, उप्स कंसेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए आपको, एरो फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, मैप के बारे में। तो सारी चीजें आपको थोड़ा सा अगर आएंगी तो आप रिएक्ट में काम करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। तो बाकी तो हम एकदम जीरो से यहाँ पे देखेंगे ताकि जो बिगनर है उनको भी समझ में आए और जिन्हें आता है वो भी समझ पाए। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में Node.js होना चाहिए और देन आप फिर यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो Node.js को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है Node.js डाउनलोड, एंड आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी nodejs.org, इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इसका लेटेस्ट वर्जन window.msi वाला डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे देन आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकता, लेकिन आप इसे इंस्टॉल करिए, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोड इंस्टॉल होने के बाद अब आपको क्या करना है, रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, और फोल्डर बनाने के लिए आप Ctrl+Shift+N भी दबा सकते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं रिएक्ट कोर्स, एंड इसको हम यहाँ पे ओपन विद VS कोड कर लेंगे। VS कोड में ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो बिगनर्स है उनको मैं बता रहा हूँ, बाकी तो जो फैमिलियर है वो जानते ही होंगे। अब रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्मिनल पे जाना है एंड यहाँ पे न्यू टर्मिनल आपको ओपन करना है, और न्यू टर्मिनल ओपन करने की कमांड होती है Ctrl+Shift+Backtick, तो आप उससे क्लिक करके भी न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। एंड इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड सबसे पहले आपको रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है npx।
अभी जो npx लिखा है ये क्या है, npx मीन्स नोड पैकेज एग्जीक्यूट। अब नोड पैकेज एग्जीक्यूट बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्ट के ऐप को लाएगा और यहाँ पे जाके जो है क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले आपको एक कमांड लिखनी है npx create react ऐप एंड देन अपने फोल्डर का नाम, जिस फोल्डर में आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो मैं लिखता हूँ माई ऐप। इस चीज का ध्यान रखें आप, माई ऐप स्मॉल में ही रहे और कैपिटल में नहीं लेना है, नहीं तो ये लेगा नहीं, तो ये इंस्टॉल नहीं करता। तो थोड़ा सा 5-7 मिनट लेगा, डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट वर्क करता है। थोड़ा सा टाइम लेता है, देन उसके बाद हम इसे रन करके देखेंगे। रिएक्ट इंस्टॉल होने के बाद आपको देखेंगे यहाँ पे आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिख जाएगा, और मैं भी आपको इस फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में भी समझाऊंगा कि ये बेसिकली क्या क्या फोल्डर है, क्या फाइल है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल जीरो से इसमें देखने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा इसे एक बार रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस ऐप को आपको रन कैसे करना है। तो सबसे पहले खुद भी आपको बताता है, अगर आपने एक फोल्डर क्रिएट करा है तो आपको यहाँ पे लिखना है cd my app, जो भी आपने अपने फोल्डर का नाम लिखा है cd my app, एंड देन उसके बाद आपको कमांड लिखनी है npm की फुल फॉर्म होती है नोड पैकेज मॉड्यूल एंड स्टार्ट। तो यहाँ पे एक रिएक्ट स्क्रिप्ट नाम का एक मॉड्यूल होता है जो कि इस ऐप को स्टार्ट करता है, और अगर आपके में रिएक्ट स्क्रिप्ट नहीं होगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ बना हुआ है, ये हम कैसे हटाएंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं VS कोड में, एंड यहाँ पे आप देखेंगे इस टर्मिनल को छोटा कर देते हैं और इसे ओपन ही रखिए वैसे आप, और जितना इतना। अब इस फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखेगा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। अब नोड मॉड्यूल्स क्या है, बेसिकली मॉड्यूल्स आपके इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं जो कि आपके काम को करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, या आप कोई भी अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसमें एक बेबल नाम का एक पैकेज होता है। अब जो ब्राउजर होता है वो रिएक्ट की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता कि रिएक्ट में क्या कोड लिखा है, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो बेबल नाम का जो पैकेज है आपके रिएक्ट के कोड को कन्वर्ट करता है HTML CSS एंड JS के फॉर्मेट में, देन ब्राउजर उसे समझता है। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉड्यूल हैं यहाँ पे जो आपकी हेल्प करेंगे आपके प्रोग्राम को लिखने के लिए। आपको जीरो से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अभी तो इतने बता रहा हूँ मैं मॉड्यूल्स पे, जब हम काम करेंगे तो आप आगे चल के और भी चीजें इसमें सीख जाएंगे। देन उसके बाद आता है पब्लिक नाम का फोल्डर। ये पब्लिक नाम का फोल्डर में आप अपनी इमेजेस रख सकते हैं, आप अपनी CSS रख सकते हैं, आप अपनी JS की फाइल रख सकते हैं, कस्टम JS, या फिर आप अपना बूटस्ट्रैप का फोल्डर भी रख सकते हैं। अब इसमें आपको एक फाइल दिखेगी index.html, जो कि यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट दिख रही होगी, ये रन हो रही है, ठीक है। सो अब ये वैसे जो कोड जो आपको दिख रहा है डिजाइन ये index.html में नहीं बना हुआ। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, इसमें जस्ट एक बेसिक HTML लिखी हुई है, और इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट आप देख सकते हैं बेसिक HTML है। बाकी इसमें फेव आइकन है, इन सब चीजों को आप डिलीट कर सकते हैं। SRC आपका जो मेन फोल्डर होगा वो SRC होगा, जिसमें आपका जो डेटा है वो बिल्डअप है, बना हुआ है। इसमें सबसे पहली फाइल आपको दिखेगी app.css। आप ऑप्शनल ऐसे रखना चाहें तो रख सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि ये क्यों है। और देन इसमें एक फाइल दिखेगी आपको app.js, जो कि आपकी सेकंड मेन फाइल होती है, और जो फर्स्ट मेन फाइल होती है वो आपकी index.js होती है, जो कि डिफॉल्ट रन होती है। तो index.js जो होती है उसी की मदद से जो है आपका जो ये स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पे विजिबल है। अब अभी आपको इसमें कुछ सर में ज्यादा कुछ आ नहीं रहा होगा, बट मैं अभी आपको बता दूं यहाँ पे रिएक्ट नाम का पैकेज जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, रिएक्ट डोम नाम का पैकेज इंपोर्ट कर रखा है, index.css यहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है। जिन्होंने मॉड्यूल कंसेप्ट पढ़ा होगा जीएस में उन्हें पता होगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है यहाँ पे। और ऐप नाम के फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, एंड रिपोर्ट वेब विटल जो कि आपके प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने एक डिव को टारगेट कर रखा है। ये डिव कहाँ पे बना हुआ है, ये index.html में आपका यहाँ पे बिल्डअप होगा ID div, ये सो यहाँ पे जो है ये बिल्डअप है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इतना भी आपका जो डेटा आएगा वो सारा इसी ID यानी रूट में जाके स्टोर होगा, इसी div में आएगा। पूरी वेबसाइट का जितना डेटा होगा इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो आपकी सेकंड मेन फाइल है app.js, इसके अंदर ही आपका वो डिजाइन बिल्डअप है। तो अगर मैं इसे हटा देता हूँ और देन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा। अब मान लीजिए मुझे भी यहाँ पे कुछ विजिबल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी देखेंगे क्या हमें फंक्शन, यहाँ पे बेसिकली फंक्शन बनाएंगे और उसमें हम काम करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ, और जिससे कि आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो यहाँ पे फंक्शन है ये आपका बना हुआ है, और यहाँ पे ये एक्सपोर्ट कर रखा है यहाँ से, और ये कहाँ पे जा रहा है आपका index.js में जा रहा है, ये रहा। अब आप सोचेंगे हमने ऐप का फंक्शन बनाया था, तो ऐप के फंक्शन को ऐसे तो कॉल कराते नहीं है।
बट रिएक्ट में जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल कराते हैं तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से कराना होता है एज अ टैग की तरह। तो इसके ऊपर भी अभी हम बात करें कैसे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनते हैं, कैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनते हैं, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये देखने वाले हम। टाइप ऑफ कंपोनेंट देखने वाले हैं, प्रॉप्स क्या होता है ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक वेबसाइट होती है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट को मर्ज करके एक कंप्लीट वेब पेज बनाया जाता है। एक वेब पेज में हेडर भी होता है, एक वेब पेज में फुटर भी होता है, और एक वेब पेज में कार्ड भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, साइड बार भी होते हैं कई कई वेब पेज में। लेकिन तो ये जो है हमारे, अगर मैं हम इनको अलग अलग कर दिए जाए तो ये अलग अलग हमारे क्या है, कंपोनेंट है। हेडर मेरा क्या है, कंपोनेंट है। फुटर मेरा क्या है, कंपोनेंट है। तो ये जो रिएक्ट है ये कंपोनेंट पे ही वर्क करता है। यानी रिएक्ट क्या करता है, आपके सभी पार्ट्स को, यानी हेडर, फुटर, साइड बार, आर्टिकल, सेक्शन, कार्ड, इन सबको अलग अलग कंपोनेंट में स्टोर करता है, और देन एक फाइल में सारे कंपोनेंट को मर्ज करके आपका जो है एक वेब पेज तैयार हो जाता है। तभी जो है रिएक्ट काफी ज्यादा फास्टली लोड कर देता है डेटा को। पर्टिकुलर उसे सारे कंपोनेंट लोड करने की नीड नहीं पड़ती। जिन कंपोनेंट में आप चेंजेस हो रहे हैं, जिस कंपोनेंट में आप क्लिक कर रहे हैं, वही कंपोनेंट पर्टिकुलर आपका चेंज होता है। तो ये बेसिकली कंपोनेंट है। कंपोनेंट का यूज किया जाता है यूआई डिजाइनिंग के लिए, ताकि आपका जो डिजाइन है वो बिल्डअप हो। कंपोनेंट जैसे आपने देखा है तो दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, फंक्शनल बेस्ड और क्लास बेस्ड। अब जिन्होंने जावास्क्रिप्ट में उप्स पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्लास बेस्ड क्या होता है। तो क्लास बेस्ड अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, फंक्शनल बेस्ड भी बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये मेरा क्या है, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, जो कि आपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाना सीखा ही है। तो ये रहे बेसिकली क्लास बेस्ड और फंक्शनल बेस्ड। और जो फंक्शनल बेस्ड होता है वो काफी ज्यादा इजी होता है, काफी ज्यादा लाइट वेट होता है, और काफी ज्यादा कोड रीडेबिलिटी होती है फंक्शनल बेस्ड की। लेकिन जो क्लास बेस्ड होता है बेसिकली वो बहुत ज्यादा हैवियर होता है, और उसकी कोड कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो वैसे तो मार्केट में जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ही यूज किया जाता है, क्लास बेस्ड थोड़ा सा कम यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वैसे तो जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सारे हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शनल बेस्ड को बना के देखते हैं, देन उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें जितना भी डेटा है सारा हटा देता हूँ, और सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है रिएक्ट के पैकेज को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट। बेसिकली एक्सपोर्ट का मतलब है इस फंक्शन को मैं एक मेन फाइल में भेज रहा हूँ, और डिफॉल्ट का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट यही फंक्शन यहाँ पे जाना चाहिए। अगर कोई भी हम फाइल का नाम लिखते हैं या हम फंक्शन का नाम लिखते हैं तो डिफॉल्ट पहला मेन जो हमारा फंक्शन है वो यही रहेगा। अगर इसमें दो फंक्शन बने तब भी आपका जो मेन फंक्शन है वो यही रहने वाला है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन उसके बाद फंक्शन, एंड फंक्शन का नाम हम हमेशा फाइल के नाम से लेंगे, नॉट नेसेसरी, बट आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना आ जाए कि भाई मैंने फाइल का नाम क्या रखा है, मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा है। तो बाकी मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि जो भी आपने फाइल का नाम रखा है उसी नाम से आप फंक्शन का नाम रखें। और हमेशा जो फाइल का नाम है और फंक्शन का नाम है उसमें आपको हमेशा, अगर दो वर्ड है तो दो वर्ड में दोनों वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहे, और अगर सिंगल वर्ड है तो सिंगल वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहे, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और देन उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक डिव ले लेंगे। अभी आपको, आप देखेंगे आपको HTML का कोई सजेशन नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये JS की फाइल है, तो आप खुद मैन्युअली लिख सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको सजेशन दे तो आप इस फाइल को रीनेम कर लेंगे यहाँ पे, और रीनेम में आप यहाँ पे लिख देंगे JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। वैसे तो इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहीं लिखी नहीं है इसकी फुल फॉर्म JSX की, बट फिर भी आप यहाँ पे JSX को जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे JS में हम HTML का कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो अब अगर आप कुछ भी लिखेंगे लाइक H1 तो आप देखेंगे आपको अब सजेशन दे रहा है। तो वेलकम टू रिएक्ट JS, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप जब यहाँ पे रन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा वेलकम टू रिएक्ट JS। तो इन्होंने जो फंक्शन को कॉल कराया बेसिकली वो इस तरीके से कराया, यहाँ पे मैंने फंक्शन तो बना दिया बट ये कॉल कहाँ पे हो रहा है, इंडेक्स में कॉल हो रहा है। अगर मान लीजिए मैंने एक अलग से फाइल बनाई, फॉर एग्जांपल मैंने एक और बनाता हूँ यहाँ पे फंक्शनल कॉम्प नाम से, और लास्ट में .jsx देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब फंक्शन, मैंने फाइल के नाम से ही फंक्शन का नाम रखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शनल कॉम्प, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस, एंड देन यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे मैंने फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड लिख देंगे, एंड रिटर्न करा देंगे हम एक डिव को।
जिसमें हम h1 रख देंगे, दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट। अब ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कहीं पर भी विजिबल नहीं होगा जो मैंने लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट तो बना दिया, लेकिन मैंने इसे यूज नहीं करा। तो मैं इसे कहाँ यूज करूंगा? मेरे पास दो फाइल है, या तो मैं ऐप के यहीं पे डाल दूं यहाँ पे नीचे, या फिर मैं इंडेक्स में भी डाल सकता हूँ, index.js में, यहाँ पे भी। तो दोनों में जगह कहीं पे भी डालेंगे तो भी वर्क करेगा ही करेगा। तो मैं ऐप में डाल देता हूँ। अब आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि आपको इस डिव के बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। आपका एक पेरेंट डिव, जैसे बॉडी टैग होता है वैसे ही आप मान के चलिए कि हर एक कंपोनेंट का एक पेरेंट जो है एलिमेंट होगा, जो कि आपका एक ही डिव कहलाएगा। अगर आप इसके बाहर एक डिव लेते हैं तो आपको ये एरर थ्रो कर देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एक ही डिव में आपको काम करना है। तो मैं यहीं पे ही कॉल करा देता हूँ फंक्शनल कॉम्प। अब आप देख सकते हैं, आप जैसे 3 व 4 कैरेक्टर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम और फाइल का पाथ दिख जाएगा। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये पाथ है ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, नहीं तो आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप एज अ टैग की तरह कॉल करा रहे हैं, मैंने आपको बताया था जैसे ऐप को कॉल कराते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब ये आपका दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट आ गया। तो इस तरीके से आप जो है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को यहाँ पे रन कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत इजी वे है। और अगर आप देखेंगे बहुत इजी इसका जो है कोड है, सच इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनता है रिटर्न फंक्शन, उसी की तरह बिल्कुल। अगर आपको क्लास बेस्ड बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फाइल बनाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास कॉम्प डॉट जेएसएक्स। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे इंपोर्ट कर देते हैं रिएक्ट को, एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास। एंड क्लास का नाम भी आप क्लास के फाइल के नाम से ही लेंगे। तो हम यहाँ पे क्लास कॉम्प डाल देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं हम यहाँ पे कंपोनेंट को। अब एक्सटेंड जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि दो क्लासेस है, एक प्री डिफाइंड क्लास है कंपोनेंट नाम की, जो कि पहले से इनबिल्ड है रिएक्ट में, और यहाँ पे जो है क्लास कॉम्प भी मैंने बनाई है। तो दोनों क्लास को जब मैं मर्ज करता हूँ तो यहाँ पे एक्सटेंड को यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं। आप इसे इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेंडर कर देंगे, और रेंडर फंक्शन के बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, और देन उसके बाद हम एक डिव ले लेंगे, यहाँ पे h1 में लिख देंगे दिस इज क्लास बेस्ड कंपोनेंट। सो इस तरीके से आप जो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे भी रन करके दिखाया था, बट अभी आप देखेंगे ये रन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसे यूज नहीं करा, मैंने इसे बना के छोड़ तो दिया, बट ये विजिबल नहीं होगा। विजिबल कब होगा? जब आप यहाँ पे इंडेक्स में जाएंगे, एंड या फिर आप ऐप में जाके भी कॉल करा सकते हैं। जस्ट इसके नीचे यहाँ पे आप लिख देंगे क्लास कॉम, तो आप देखेंगे यहाँ पे रन हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे हटाऊंगा? सिंपली यहाँ पे या तो इस फंक्शन को कंपोनेंट कमेंट कर दूंगा। अब कमेंट करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल स्लैश प्रेस करना है, या फिर आपको इसका सिंटेक्स भी याद होना चाहिए। इस तरीके से करली ब्रेसेस, और देन उसके बाद स्लैश, फिर उसके बाद एस्टरिस्क, एस्टरिस्क स्लैश एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो इसका बेसिकली कमेंट है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो फंक्शनल पेज है वो रन नहीं होगा। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, इस तरीके से जो आप यहाँ पे इसका यूज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉप्स की। और प्रॉप्स बेसिकली क्या है? वैसे तो आप प्रॉप्स के लिए आपके लिए एक नया कीवर्ड है, बट इन जावास्क्रिप्ट में आप एज अ फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, जैसे पैरामीटर वाला फंक्शन जो आपने पढ़ा है, उसको आप एज अ मान सकते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल पैरामीटर फंक्शन की तरह ही काम करता है प्रॉप्स भी। तो प्रॉप्स में आप एक तरह से अपने जो पैरामीटर है वो डिफाइन करते हो, एंड उसके आर्ग्यूमेंट को आप एज एन एट्रीब्यूट पास करते हो। जैसे आप टैग में एट्रीब्यूट लिखते हो, वैसे ही आपको इसके पैरामीटर की वैल्यू पास करनी होती है। तो प्रॉप्स का जो यूज किया जाता है वो रीयूजेबिलिटी के लिए किया जाता है, एंड कस्टमाइजेशन के लिए। यानी कि कोई भी अगर आपने कोई कोड लिखा है, अगर आप उसे चाहते हैं बार बार यूज करना, तो आप यहाँ पे प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। आप इसे एज अ पैरामीटर फंक्शन ही समझिए, क्योंकि ये सेम ही होता है, थोड़ा बहुत माइनर सा इसका सिंटेक्स का डिफरेंस है। बाकी आप इसे प्रॉप्स कहते हैं रिएक्ट में। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रॉप्स, बिकॉज आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब जो प्रॉप्स है उसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में हमने पैरामीटर पास करा है। इसके दो तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में पैरामीटर पास किया जाएगा, और यहाँ पे आप उस पैरामीटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो आप इस तरीके से एज एन एट्रीब्यूट आप इसकी वैल्यू पास करेंगे। चलिए चलते हैं VS कोड में और इसे एक बार प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखते हैं।
सो प्रॉप्स को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं और इस फाइल का नाम हम यहाँ पे देते हैं props.jsx एंड यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं इंपोर्ट react from react export and default function and props and return and div। मान लीजिए मैं चाहता हूं यहाँ पे ULLI में एक नेम दिखाना और एक यूजर की एज दिखाना और एक यूजर का कोर्स, इस तरीके से मैं डेटा दिखाना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये मान लीजिए हर एक यूजर के लिए आपको इसी तरीके से प्रिंट करना है, तो मैं बार बार ULLI नहीं लूंगा, बस यहाँ पे डिटेल ही चेंज होगी, नेम एज कोर्स, बाकी सारी चीजें मैं चाहता हूँ एज इट इज ही रहे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे करली बेसिस के अंदर 3 वैल्यू पास कर दूंगा, सबसे पहले नेम, दूसरा एज, तीसरा कोर्स। अब यहाँ पे जब मैं पास करूंगा, ये तो पैरामीटर है, पैरामीटर को यहाँ पे कैसे पास करूंगा, ऐसे तो लिखूंगा नहीं, अगर ऐसे लिखूंगा तो नॉर्मल टेक्स्ट कहलाएगा। तो इसलिए अब वो जावास्क्रिप्ट के पैरामीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे करली ब्रेसेस का यूज करेंगे, जिसे आप एज अ JSX भी बोल सकते हो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे नेम लिख देंगे, अब ये JS यूज हो रहा है यहाँ पे, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे करली ब्रेसेस में लिख दूंगा एज एंड इसी तरीके से यहाँ पे करली ब्रेसेस में लिख देंगे कोर्स। अब ये आपका क्या बन गया, एक पैरामीटर फंक्शन बन गया। अब इसे यूज करने के लिए हम ऐप में जाते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको कमेंट करके और यहाँ पे प्रॉप्स को कॉल कराते हैं। तो जैसे ही आप प्रॉप्स को कॉल कराएंगे यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू भी पास करनी है, तो जैसे मैंने लिखा नेम और नेम में यहाँ पे डाल दूंगा मैं यहाँ पे मोहित, ऐसे यहाँ पे डाल देंगे एज। ध्यान रखिए जिस तरीके से लिया है उसी तरीके से आपको यहाँ पे डालना है, अगर आपने कैपिटल लिया तो कैपिटल, स्मॉल लिया है तो स्मॉल, एंड देन इसी तरीके से यहाँ पे आपको डाल देना है कोर्स, और कोर्स में यहाँ पे हम लिख देंगे मान लीजिए React.js। सो अब मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे रन करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं दोबारा से दूसरे स्टूडेंट का चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का भी दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसे दोबारा डुप्लीकेट कर देना है और यहाँ पे आपको चेंज कर देना है लाइक शुभम एंड यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे Node.js। सो अब आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का आ गया। तो ये इस तरीके से आप जो है प्रॉप्स का यूज करते हैं कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जितने मैंने बताया आपको। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा यूज करना है, प्रॉप्स क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी अगर आपका छोटा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम जरूर आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।